नमस्ते दोस्तों, ERS स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान तथा सामान्य विज्ञान का 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह प्रैक्टिस सीरीज के रूप में लेकर आए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शन है फारसी, हिंदी, तुर्की, उर्दू। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा ए, फारसी। मुगल काल में दरबारी भाषा फारसी थी। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की एवं ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? इसका ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा डी, अकबर। इबादत खाने का निर्माण अकबर ने करवाया था। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, बादशाह अकबर ने धार्मिक चर्चा एवं विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाने के निर्माण का आदेश दिया। 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्म के लिए इबादत खाना का दरवाजा खोल दिया। महजर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्ताने आदिल या इमामे आदिल की उपाधि धारण की। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व कर किससे संबंधित है? ऑप्शन है सिंचाई से, व्यापार से, उद्योग से, हिंदुओं से। आपका समय शुरू होता है अब। समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा ए, सिंचाई से। सर्व कर का संबंध सिंचाई से है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? ऑप्शन है वास्को डी गामा, चार्ल्स आयर, विलियम्स हॉकिंस, सर थॉमस रो। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा सी, विलियम्स हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में भेजा जाने वाला ब्रिटिश राजा प्रथम का अंग्रेज राजदूत तथा मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। सम्राट जहांगीर ने उसे 400 का मनसब और खान की उपाधि भी प्रदान किया। जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्वकर्ता सर थॉमस रो था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? ऑप्शन है कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, लाल किला, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा बी, हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध हास्यकार सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे?
ऑप्शन है गुप्त काल, सातवाहन काल, विजयनगर राज्य काल, मौर्य काल। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा विजयनगर राज्य काल, ऑप्शन नंबर सी। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध हास्यकार सायन विजयनगर राज्य काल में सक्रिय थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? इसका ऑप्शन है सर थॉमस रो, फरिश्ता, अल-बरूनी, वास्को डी गामा। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा अल-बरूनी, ऑप्शन नंबर सी, अल-बरूनी। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी था। उसकी पुस्तक किताब उल हिंद से तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? इसका ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह पर, पालीगढ़ विद्रोह पर, किसानों के विद्रोह पर, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा सन्यासी विद्रोह पर। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा वंदे मातरम की रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, हरिश्चंद्र, दीनबंधु मित्र, रविंद्रनाथ टैगोर। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा दीनबंधु मित्र, सी, दीनबंधु मित्र। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था? ऑप्शन है सर थॉमस रो, जॉब चार्नोक, अल-बरूनी, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा जॉब चार्नोक। कोलकाता का संस्थापक जॉब चार्नोक था। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नोक ने अंग्रेज व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती अथवा सुतनौती को चुना और इस तरह 1698 में उसने अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है मुंबई में, लखनऊ में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में, चेन्नई में। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा सी, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन है एक देववाद पर, बहुदेववाद पर, अद्वैतवाद पर, नास्तिकता पर।
आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा एक देववाद पर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए, एक देववाद पर। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था एक एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ग्रामपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? इसका ऑप्शन है 1920 के बाद, 1921 के बाद, 1925 के बाद, 1906 के बाद। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा 1906 के बाद, ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ग्रामपंथियों के प्रभावाधीन 1906 के बाद आया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? इसका ऑप्शन है अरविंद घोष ने, ज्योतिराव फूले ने, सी गोपालचारी ने, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा अरविंद घोष ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था अरविंद घोष ने कहा था। इसका आंसर होगा ए। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में की गई थी। उग्र विचारधारा वाले नेताओं ने कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणियों की। उनमें से एक बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा दी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? ऑप्शन है 1919 में, 1916 में, 1917 में, 1918 में। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा बी, 1916 में। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौते हो गए ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिवादियों एवं उदारवादी के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? इसका ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, हसन इमाम, एनी बेसेंट, मैडम कामा। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा सी, एनी बेसेंट। ध्यान रखिएगा, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक ने महती भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? इसका ऑप्शन है एनी बेसेंट,
जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, ज्योतिराव फूले। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा सी, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपंथ को प्रोत्साहित ना करें। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौते कराने में मोहम्मद अली जिन्ना एवं बाल गंगाधर तिलक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था। इनका उस समय स्पष्टतः मानना था कि भारत में स्वशासन केवल हिंदू मुस्लिम एकता के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन है वयस्क, शिशु, महिलाएं, चेहरा। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा ए, वयस्क। जेरोंटोलॉजी वयस्क से संबंधित है। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, जेरोंटोलॉजी जीव विज्ञान की एक उपशाखा है जिसका संबंध वयस्क से है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति निम्न में से कौन है? ऑप्शन है डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा बी, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। इसमें आर्मेचर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, जिससे विभिन्न मशीनें चलाई जाती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार कितना होता है? ऑप्शन है 200 से 500 nm के बीच, 400 से 900 nm के बीच, 300 से 600 nm के बीच तथा 390 से 700 nm के बीच। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा डी, 390 से 700 nm के बीच। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार 390 से 700 nm के बीच होता है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह भाग है जो मानवीय आंख द्वारा देखा जा सकता है। एक सामान्य मानवीय आंख 390 से 750 nm तरंगदैर्घ्य के बीच के विद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन विषाक्तता का कारण क्या होता है? ऑप्शन है सैल्मोनेला बैसिलाई, कैंडिडा, स्यूडोमोनास, ई कोलाई। आपका समय शुरू होता है अब।
इसका आंसर होगा ए, सैल्मोनेला बैसिलाई। सैल्मोनेला बैसिलाई नामक जीवाणु के कारण भोजन विषाक्त होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन है किडनी, हृदय, प्लीहा, गुर्दा। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा सी, प्लीहा। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा है। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है तथा इसकी वाहक मादा एनीफ्लीज मच्छर होती है। इससे प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा है, जिसमें संक्रमण से आकार बढ़ जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन स्रावन करता है? कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन स्रावन करता है? इसका ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि तथा पीयूष ग्रंथि। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा डी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन स्रावन करता है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, पीयूष ग्रंथि शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है, क्योंकि यह शरीर की समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों को संचालित करती है। इसके द्वारा स्रावित होने वाला ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसके अग्रपिंड द्वारा स्रावित होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन है एक उपकलित उत्तक, सहसंयोजक, एक संयोजी उत्तक, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा सी, एक संयोजी उत्तक। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा, कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य एक जीवित उत्तक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा अपना जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? ऑप्शन है कोशित, अंडा, पूर्णकीट तथा लार्वा। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा ए, कोशित। ध्यान रखिएगा, रेशम का कीड़ा कोशित अवस्था में वाणिज्यिक तंतु को उत्पन्न करता है। लार्वा चक्र के बाद तैयार प्यूपा के बचाव हेतु यह अपनी लार्वा ग्रंथियों द्वारा स्वारित पदार्थ से खोल कोया तैयार करता है, जिससे रेशम की प्राप्ति होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिर्च क्यों तीखी होती है? ऑप्शन है एरिकोलिन के कारण, कैप्सेसिन के कारण, कैफियोल के कारण, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। लाल मिर्च कैप्सेसिन के कारण तीखी होती है। इसका आंसर का बी, कैप्सेसिन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग क्या है? ऑप्शन है बंद कलियां, बीज, तना, जड़। आपका समय शुरू होता है अब।
आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा ए, बंद कलियां। लौंग बंद कलियां हैं। लौंग के पौधे का वनस्पतिक नाम साइजिम एरोमेटिकम है, जो कि कुल मिर्तेसी के अंतर्गत आता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? ऑप्शन है गोरिल्ला, लंगूर, ओरंग उटान, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा बी, लंगूर। ध्यान रखिएगा, कपी प्राणी जगत में हिमोनेडिया महापरिवार का सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। लंगूर कपी वर्ग में नहीं बल्कि वानर वर्ग में शामिल किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में कौन है? ऑप्शन है मदुरई, कोलकाता, तारापुर, लखनऊ। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा सी, तारापुर। ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र तारापुर में स्थापित किया गया। इसकी मूल क्षमता 320 मेगावाट थी। यहाँ 2005-06 में 540 मेगावाट की 2 इकाइयों ने कार्य प्रारंभ किया है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन एवं मीथेन। अब आपका समय स्टार्ट होता है। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। बायोगैस के मुख्य संघटक मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? ऑप्शन है ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, मिथाइल एसीटेट बेंजोएट, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ध्यान रखिएगा, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में ऑपरेशन के पूर्व मरीज को बेहोश करने में किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि हानिकारक होती है, वह हानिकारक पदार्थ निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है मेथिल अल्कोहल, मिथाइल एसीटेट, बेंजीन, एथिल अल्कोहल। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा ए, मेथिल अल्कोहल। ध्यान रखिएगा, मेथिल अल्कोहल एक रंगहीन द्रव है जो कि जल में हर अनुपात में घुलनशील है। इसके अत्यधिक सेवन से अंधता या पागलपन तथा आवश्यकता से अधिक मात्रा सेवन से मृत्यु भी हो जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्टर्ड गैस का प्रयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन है रासायनिक युद्ध में, खाना बनाने में, ईंधन गैस के रूप में, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब।
आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा रासायनिक युद्ध में। मस्टर्ड गैस का उपयोग रासायनिक युद्ध में किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है? ऑप्शन है RS-D1, IRS-1D, SLV-3, INSAT-2D। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा सी, SLV-3। SLV-3 एक अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, RS-D1 उपग्रह 31 मई 1981 को प्रक्षेपित किया गया था। पृथ्वी का अवलोकन करने के उद्देश्य से प्रक्षेपित किए गए उपग्रहों की एक श्रृंखला है। IRS-1D का प्रक्षेपण 29 सितंबर 1997 को किया गया था। INSAT-2D उपग्रह का प्रक्षेपण 4 जून 1997 को किया गया था। SLV-3 उपग्रह नहीं बल्कि भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा डी, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ध्यान रखिएगा, सितंबर 1920 में कोलकाता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे। उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, जयप्रकाश नारायण, ज्योतिराव फूले। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी की धार्मिक नेताओं द्वारा प्रारंभ खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी, जबकि मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान और हजरत मोहानी खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? ऑप्शन है पंचायत सभा, विधानसभा, राज्यसभा तथा लोकसभा। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन है राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा, संसद द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा का अध्यक्ष
राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) में यह उल्लेखित है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? ऑप्शन है उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान, उनके राजस्व के अनुपात में स्थान, प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय खत्म हुआ। इसका आंसर होगा उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। इस प्रकार किसी राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, इसका निर्धारण संविधान की 4वीं अनुसूची में कर दिया गया है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए।